नमस्कार। ओनली यूपीएससी के जो पीटी स्पेशल सेक्शन चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था, जिसके क्रम में हम जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उसके क्रम को हम लगातार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा कि वो कब इंडिया में आई, कैसे वो स्थापित हुई। उसके बाद हमने डच पढ़ा। अब हम ब्रिटिश पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी पिछला क्लास छोड़ा हुआ है वो जा करके पढ़ लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है पीटी स्पेशल 2020 का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अंग्रेजी कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जो ब्रिटिश आए वो एक कंपनी के फॉर्मेट में आए थे और उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश चूंकि ये ब्रिटेन से आई थी, ईस्ट का मतलब पूरब होता है और इंडिया जो इंडिया में स्थापित हुई, और कंपनी का मतलब तो आप जानते हैं। अगर आपने कभी वर्ल्ड का मैप देखा है तो जो ब्रिटेन है वो इंडिया से पश्चिम में है। अगर ये इंडिया है तो ब्रिटेन यहाँ पर है, यानी कि पश्चिम में है। तो इंडिया ब्रिटेन के पूरब में हुआ, तो इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिटेन से भारत पूर्व में पड़ता है। तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वो इंडिया में व्यापार करते हैं। ये कई बड़े व्यापारियों का एक समूह था जो मिल करके कंपनी के फॉर्मेट में इंडिया में आया। अब आप ये चीज़ जानते होंगे कि अगर किसी देश की कंपनी वो चाहे देश में व्यापार कर रही है या देश से बाहर व्यापार कर रही है, इन दोनों परिस्थितियों में उसे देश के कानून के तहत वहाँ का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। तो चूंकि जिस समय अंग्रेज भारत में आए, ब्रिटेन में राजशाही चल रही थी, यानी कि पूरा जो कानून है वो कौन चला रहा था? राजशाही चला रही थी, यानी कि महारानी एलिजाबेथ उस वक्त थी, वो चला रही थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया। मतलब कि जो महारानी एलिजाबेथ हैं उन्होंने एक जो है आदेश दे दिया या अनुमति दे दी या सहमति दे दी, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए। हमने बताया कि भारत क्या है, ब्रिटेन से पूर्व में पड़ता है, तो पूर्व में व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का अधिकार दे दिया कि आप जाइए और 15 वर्षों तक अधिकार कीजिए। इस क्रम में होता क्या है कि जब 15 वर्ष बीत जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ उनका जो अधिकार पत्र था उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस नाम का एक जो है व्यापारी जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में आता है अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि अगर कोई कंपनी किसी देश में व्यापार कर रही है, देश से बाहर व्यापार कर रही है, तो उसको अनुमति लेना होता है वहाँ की स्थानीय व्यवस्था से और अपने सरकार से भी। तो भारत में उस वक्त मुगल राजा जहांगीर जो है शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजी व्यापार का एक प्रतिनिधि जो है, अंग्रेजी व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है। कहाँ आता है? जहांगीर के दरबार में आता है और उसके बाद में अपनी मांग रखता है जहांगीर के सामने कि उसे सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना करनी है। तो इस उद्देश्य से जो है वो जहांगीर के पास आता है। ऐसा इतिहास की किताबों में मिलता है कि जहांगीर जो है वो कैप्टन हॉकिंस से बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नता के कारण उन्होंने आगरा के आसपास कैप्टन हॉकिंस को मनसब भी प्रदान किए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कैप्टन हॉकिंस जिस प्लान के लिए जहांगीर के दरबार में गया वो पूरा होता है। जहांगीर अनुमति देते हैं कि सूरत में फैक्ट्री अंग्रेज स्थापित कर सकते हैं और उसी सहमति से सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में अपनी एक फैक्ट्री का स्थापना किया। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। पश्चिमी भारत का एक राज्य है गुजरात।
जिसके पहले मुख्यमंत्री थे नरेंद्र जो है अभी प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी उसके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो गुजरात में एक जगह है सूरत, जहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया। किसके आदेश से? जहांगीर के आदेश से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं अंग्रेजों को किस तरीके से पढ़ना है तो भी अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम अंग्रेजों की नीतियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं ताकि आप कनेक्ट करते हुए चले, क्योंकि यूपीएससी का जो सवाल पूछने का तरीका है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। तो यूपीएससी सवाल ऐसे पूछती है जो पॉलिसी लेवल पे होते हैं। तो अंग्रेज आए तो थे भारत में व्यापार करने। भाई कोई कंपनी लगाएगा तो व्यापार ही करेगा। जैसे बहुत सारी भारत के बाहर की कंपनियां हैं जो भारत में आकर के क्या कर रही हैं, बड़ा बड़ा व्यापार कर रही हैं, बड़ी बड़ी कारखाने खोल रही हैं, और भारत सरकार बुला भी रही है उनको बाकायदा छूट दे करके। लेकिन अगर वो कंपनी यहाँ पर आए और यहाँ के राजनीति में जो है हिस्सा लेने लगे तो ये कहीं ना कहीं ये एक गलत संकेत होगा भारत के संप्रभुता और लोकतंत्र को लेकर के। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई और उसने व्यापार करना प्रारंभ किया। ये एक ऐसा दौर था जब मुगल जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। जहांगीर के बाद में जो है उनके बेटे आते हैं शाहजहां, उसके बाद में औरंगजेब आते हैं, और ये जो है धीरे धीरे ये कमज़ोर होता चला जाता है। तो जिस तरीके से मुगल कमज़ोर होते गए उसी तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने आप को भारत में मजबूत किया। उनको लगा कि एक स्पेस खाली है पूरे उत्तर भारत में, बंगाल में, जहाँ पर मुगलों का सीधा आधिपत्य था। दक्षिण भारत के लगभग आधे पार्ट में जहाँ तक मुगल का वर्चस्व जो है केंद्रीय प्रशासन का वर्चस्व बना हुआ था, वो धीरे धीरे जब कमज़ोर पड़ने लगा तो इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, और वो जो है राजनीतिक शक्ति भी अपनी बढ़ाने लगे। ठीक है, अपनी राजनीतिक शक्ति भी वो बढ़ाने लगे। तो वो शुरुआत में आए थे व्यापार करने, उसके बाद में अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाते हैं, और आगे आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो भारत के जो व्यवस्थाएं हैं, जो कल्चर है, जो वे ऑफ लिविंग है, उसको प्रभावित करते हैं और अपनी नीतियों को भारत में थोपना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जो है भारत को अपने कब्जे में लेते हैं, और वही वजह है कि वो काफ़ी समय तक भारत में राज करते हैं। तो एक व्यापारियों का प्रतिनिधि है सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 एडी में आता है। ठीक है, 1600 एडी में 1615 एडी में आता है। ये दो उद्देश्य लेकर के आता है। पहला उद्देश्य इसका है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी कंपनी को स्थापित करना चाहता है, यानी कि जो है अपना व्यापार करना चाहता है। और जो दूसरा इसका उद्देश्य है, फैक्ट्रियों के दुर्गीकरण की अनुमति चाहता है। अभी जो मैंने थोड़ा कुछ देर पहले आपको कहानी बताई कि अंग्रेज किस प्रकार अर्थव्यवस्था से राजनीति में, उसके बाद में समाज में अपना जो है पकड़ बनाएंगे, तो ये जो दुर्गीकरण वाला बात है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक राजनीतिक शक्ति की तरफ जो है अंग्रेजों का झुकाव था। देखिए होता क्या है कि अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो सुरक्षा मुहैया करवाता है। ऐसी विधियाँ, ऐसे नियम हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि मुकेश अंबानी अपने कंपनियों की सुरक्षा करने के लिए अपनी फौज खड़ी कर लें, अपनी सीमा बना लें, तो ये किस बात का प्रतीक है? ये भारत की संप्रभुता के जो है हनन की बात है। तो और जो है जहांगीर के पास जाते हैं और जहांगीर इनको अनुमति भी दे देते हैं, और इस प्रकार अंग्रेज जो है अपनी फैक्ट्रियों का दुर्गीकरण करना ये प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, किंतु जल्द ही गतिविधियों का मुख्य केंद्र मद्रास बन गया। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? गुजरात के सूरत में। उसके बाद में वो
दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। मसूलीपट्टनम में जाते हैं और वहाँ पर अपना कारखाना स्थापित करते हैं 1611 ईस्वी में, ठीक है, 1611 ईस्वी में। लेकिन कुछ समय पश्चात ही मद्रास जो है वो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के कार्य जो है क्रियाकलाप का मुख्य आर्थिक केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपका अंग्रेजों का भारत में धीरे धीरे अपना पैर जमाना, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उससे आगे कि किस प्रकार बम्बई जो है पुर्तगालियों के हाथ से निकला और अंग्रेजों को मिल गया। हम यह भी पढ़ेंगे कि कंपनी ने किस प्रकार पूर्वी भारत पर अपना कब्जा किया, चाहे वो बंगाल हो या उड़ीसा हो या बिहार का पार्ट हो। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में समझेंगे और उस साथ साथ उसमें हम बंगाल के इतिहास को भी समझेंगे। आपको जो क्लास इससे पहले मिल रही थी वो सीधे वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल रही थी, जिसमें मैं आपको सामने से पढ़ा रहा था। लेकिन कोरोना की वजह से जो आवागमन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए ये आपको छोटा सा सेक्शन आपको इसलिए मिल रहा है कि ताकि बीच में आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए मिल जाए, क्योंकि बीच में गैप हो गया, आप जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्लास की। लेकिन कोशिश ये है कि आपको आगे से जल्दी उसी प्रकार से हम क्लास मुहैया करवाएंगे। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 4 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है और उससे पहले हम पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है प्री को ध्यान में रखते हुए वो हम कवर कर लेंगे, उस पर हम अभी भी बने हुए हैं और कह रहे हैं कि उसको ज़रूर पूरा करवाएंगे। तो चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक ओनली यूपीएससी को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।